एक समय भारत में रेलवे के बाद कोई सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा था तो वो था एक प्राइवेट कंपनी सहारा। वही सहारा जिसके सर्वे सर्वा सुब्रत रॉय के आगे पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर सेलिब्रिटी भी मौजूद रहते थे। वही सहारा श्री जिसने अपने बेटों की शादी में इतने पैसे लुटाए कि आज भी वो भारत के सबसे महंगे शादी में गिना जाता है। लेकिन फिर साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और सहारा श्री सुब्रत रॉय गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उनके चेहरे पर कालिख पोत दिया जाता है क्योंकि वो उस वक्त के सबसे बड़े फ्रॉडिया साबित हो गए थे। वैसे भारत में स्कैम कोई नई बात नहीं है। साल 1992 में सुचेता दलाल नाम की एक जर्नलिस्ट ने 500 करोड़ के एसबीआई घोटाले को एक्सपोज किया और देखते ही देखते ये घोटाला 4000 करोड़ जितना बड़ा निकला। और इस घोटाले के पीछे था हर्षद मेहता, जो उस दौर के शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से जाना जाता था। वक्त ने करवट ली और करीब एक दशक का समय बीत गया। खबर मिली कि 2 करोड़ के फर्जी स्टैंप पेपर मिले हैं। तार से तार जोड़े गए तो कनेक्शन मुंबई तक निकला और पता चला कि कभी स्टेशन पर फल बेचने वाले एक इंसान ने असली और नकली स्टैंप पेपर का फर्क ही खत्म कर दिया और करीब 30,000 करोड़ का स्कैम कर दिया, जिसे नाम मिला स्कैम 2003 यानी तेलगी स्कैम। रुकिए, कहां जा रहे हैं? कहानी यहां खत्म नहीं होती है। यह भारत है जहां एक स्कैम एक्सपोज नहीं होता है कि दूसरे स्कैम की बीज डल जाती है। और तेलगी के बाद भारत में एक ऐसा स्कैम हुआ जिसे लोग चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यह स्कैम लगभग भारत के हर परिवार के साथ हुआ। पूरे 3 करोड़ लोगों के साथ लगभग 24,000 करोड़ रुपए का स्कैम। और आज कहानी उसी स्कैमर सहारा श्री सुब्रत रॉय की है। बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले सुब्रत रॉय ने इंजीनियरिंग करने के बाद साल 1978 में सहारा इंडिया की नींव रखी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सहारा इंडिया की शुरुआत करने से पहले वो नमकीन और पंखे बेचने जैसे छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन जब उस धंधे में कुछ खास सक्सेस नहीं मिल सका तो उन्होंने सहारा का सहारा ले लिया। अब शुरुआती सालों में सहारा काम कैसे करती थी, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुरू में सब बढ़िया लगेगा लेकिन बाद में पता चलेगा ये तो कांड हो गया। तो उनका प्लान सिंपल था, लोगों से पैसे लो और उस पैसे पर शानदार ब्याज देने का वादा करो। लोग भी कौन? वो लोग जो रोज कमाते हैं और रोज उसी पैसों से खाते हैं। वैसे लोगों के लिए जब सहारा इन्वेस्टमेंट का स्कीम लेकर आए तो सभी की आंखें जो है ना एकदम से चमक उठी कि हमारे 5-10 रुपये भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। फिर क्या, कम पढ़े लिखे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब वो अगर दिन में 100 रुपये कमा रहे थे तो उसमें से 10 या 20 रुपया सहारा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। बाद में तो लोगों ने दिन के 100 रुपये और उससे भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। इसका एक कारण यह भी था कि शहर से दूर गांव कस्बों में बैंक की इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो उन्हें वादा के मुताबिक सहारा के पास ही अपना जितना भी पैसा था वो सेफ लग रहा था, जो अगले 3 साल में दुगुनी हो जाती, जैसा कि सहारा ने उनसे वादा किया था। यानी कि अगर कोई 100 रुपये रोज देता है ना तो 1 साल तक लगभग 36,000 रुपये जो होते हैं वो अगले 3 साल में 70,000 हो जाएंगे। जैसे तगड़े स्कीम को देखकर सहारा के साथ हजारों एजेंट्स भी जुड़ते चले गए। ये सिलसिला शुरू हो गया। इन एजेंट्स का काम लोगों के पास जाकर पैसे उनसे कलेक्ट करना था। शुरुआत में सब ठीक रहा, अच्छे रिटर्न्स के साथ तो बहुत सारे इन्वेस्टर को पैसे भी लौटाए गए, जिससे कंपनी का भरोसा बढ़ा और नए इन्वेस्टर भी उसमें जुड़ने लगे। फिर तो कंपनी बिना किसी ब्रेक के हाई स्पीड पर ग्रोथ करती गई। नए इन्वेस्टर से जो पैसा लिया जाता था उसे पुराने इन्वेस्टर जो होते थे उनमें बांट दिया जाता था। ये एक तरह से वही वाला काम था कि इनकी टोपी लेकर उनके सर पर पहना दी कि भैया मैंने तो आपको टोपी पहनाई है। और स्कैम के दुनिया में ये तो बहुत ही कॉमन बात है। फिर जब सहारा एक बार सबका बिलीव जीत लेती है तो नई नई स्कीम का लालच देना तो उनके लिए नई बात हो गई थी। अब बात वो 2 गुने की नहीं कर रहे थे, बल्कि 15 साल अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है
तो उन्हें 6 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ऐसे वादे भी होने लगे। सहारा के दिखाए गए इस सपने से गरीब लोगों की आंखें चमक उठी। लोग पाई पाई जोड़ कर बेधड़क इन्वेस्ट करने लगे, जिससे सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के लिए सुपर वेल्थ क्रिएशन हुआ। और सुब्रत रॉय सहारा के बदौलत देश के लीडिंग बिजनेसमैन के लिस्ट में शामिल हो गए। इसके बाद तो उन्होंने सहारा के नाम से एयरलाइंस, कई टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर की भी शुरुआत करते हैं। सिर्फ यही नहीं, सहारा के नाम से और सहारा कंपनी के थ्रू कई शहर भी बसाए, सहारा सिटी बनाया और भी कई प्लान लेकर आए। और टीम इंडिया की जो स्पॉन्सरशिप जो होती है वो भी ये कई सालों तक खरीदते रहे। आपने देखा होगा कभी ना कभी टीम इंडिया के जर्सी पर बड़े में सहारा लिखा होता था। आईपीएल की टीम भी इन्होंने खरीदी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए ना तो पैसा इतना था खर्च करने के लिए कि आइडियाज उनके पास कम पड़ने लगे थे। सुब्रत रॉय हर दिन अखबारों की सुर्खियों में नजर आने लगे। उनकी तस्वीरें देश के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी दिखने लगे। लेकिन जैसे जैसे सुब्रत रॉय का कद बढ़ता रहा, वैसे वैसे उसकी कंपनी और कारोबार का तरीका भी कई लोगों के नजर में खटक रहा था। इनमें देश के सबसे सख्त रेगुलेटर्स आरबीआई और सेबी भी शामिल था। पर इससे सुब्रत रॉय को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ पहले जैसा मक्खन चल रहा था। लेकिन सहारा ग्रुप ने एक ऐसी गलती कर दी कि खुद ही उनका जो स्कैम था ना, उसका पूरा पर्दाफाश हो गया। कैसे हुआ ये कि साल 2009 के सितंबर महीने में सहारा प्राइम सिटी ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास DRHP जमा किया। इसके बारे में आप इतना समझिए कि ये किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ लाने का पहला कदम होता है, जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़े डॉक्यूमेंट सबमिट करती है। और यहीं से सहारा इंडिया की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई। सहारा प्राइम सिटी का DRHP जब सेबी की नज़र से गुजरा तो उसे इस 3500 करोड़ की आईपीओ एप्लीकेशन में कई खामियां दिखाई दी। सेबी ने मर्चेंट बैंकर से क्लेरिफिकेशन मांगी, तो इस दौरान सेबी को सहारा इंडिया के बारे में कई शिकायतें भी मिली। इनमें सबसे हैरान करने वाली कंप्लेंट यह थी कि अप्रैल 2008 से कंपनी ने अपने 2 फर्म्स में OCD के जरिए पैसे जुटाए हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि पब्लिक से पैसे जुटाए हैं। और पैसे जुटाने वाली ये 2 फर्म्स थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। अब यहाँ दिक्कत पैसे जुटाने में नहीं था, बल्कि पैसे जुटाने के लिए जो लोगों का नंबर्स था वो प्रॉब्लम था। क्योंकि ये नंबर्स जो थे ये करोड़ों में थे, यानी करोड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट दिया था। लेकिन रूल्स की माने तो देश में कोई भी कंपनी अगर 50 से ज़्यादा लोगों से फंड्स जुटा रही है तो उसे सेबी की परमिशन लेनी ही होती है। इसके बाद सेबी ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और जून 2011 में 99 पेज का हिस्टोरिकल ऑर्डर जारी कर दिया। इस ऑर्डर में सहारा की तमाम दलीलों की धज्जियां उड़ाते हुए, क्योंकि सहारा ने खुद को डिफेंड भी किया था सेबी से ये कहकर कि आपको इससे क्या मतलब, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन सेबी ने कहा कि कंपनी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके 3 करोड़ इन्वेस्टर्स उनके पाई लौटाएगी, क्योंकि ये तो स्कैम चल रहा है। इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। तमाम बहुत सारे डिस्कशन के बाद फिर 31 अगस्त 2012 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी मार्केट रेगुलेटर सेबी की दलीलों को सही माना। कोर्ट ने साफ कहा कि ये पूरा मामला सेबी के दायरे में ही आता है, जिसका काम है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा इंडिया 3 करोड़ इन्वेस्टर्स जो उनके हैं गांव शहरों के, उनको 24,000 करोड़ रुपए लौटाएगी और उसका प्रोसेस शुरू कर दे। लेकिन सहारा ने क्या किया, पैसे वापस करने के बजाय सहारा इंडिया ने और उसके जो चीफ थे सुब्रत रॉय, वो एक और चाल चलते हैं जो आगे उन पर ही भारी पड़ गया। कैसे, ये अभी आप आगे देखेंगे। हुआ ये कि कंपनी ने कहा कि हमने तो अपने इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा दिए हैं, कैश में लौटाए हैं पैसे। पर उस समय के जो सेबी के चेयरमैन थे यूके सिन्हा, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोई कैसे इस कहानी पर यकीन कर सकता है। कुल मिलाकर सेबी ने इस बात का सबूत मांगा, जिस पर सहारा इंडिया कंपनी क्या करती है कि 127 ट्रकों में करीब 32,000 बॉक्सेज भरकर सेबी के हेडक्वार्टर में भेज देते हैं।
इन बॉक्सेस में 3 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म्स और 2 करोड़ से भी ज्यादा रिडेम्पशन वाउचर्स थे। अब सहारा सेबी के हेडक्वार्टर्स में इतने सारे ट्रक्स डब्बे भरकर इसलिए भेजती है ताकि सेबी को लंबे समय तक उलझाए रखे, लेकिन सेबी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और फिर 80 स्कैनिंग मशीन्स के मदद से काम शुरू कर दिया। फिर क्या, सहारा के भेजे हुए कागज से ही उनकी पोल खुल गई। सहारा के भेजे गए फॉर्म्स में कई जगह पे नाम पता मैच नहीं हुआ, तो वही कुछ नाम 2000 से भी ज्यादा कागजों में सेम ही थे, मतलब एक ही आदमी का नाम कई जगह लिखा हुआ था। तो किसी डिपॉजिटर का नाम शहर के नाम पर था, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ऐसे कुछ था। इसके बाद सेबी ने उसमें से 20,000 रैंडम डिपॉजिटर्स को चिट्ठी लिखी, जिसमें से सिर्फ 68 के जवाब आए। साल 2013 के जून महीने में सेबी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया और इसके 2 दिन बाद ही 28 फरवरी को उन्हें लखनऊ के सहारा सिटी से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सहारा श्री कहलाए जाने वाले सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों के पैसे इस स्कैम में फंस गए थे उसके लिए सरकार ने बीते साल 18 जुलाई को रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। कई हजार करोड़ रुपए तो लौटा भी दिए गए, लेकिन ये पूरा स्कैम आगे चलकर और भी बड़ा निकलता है। तो ऐसे में सभी के पैसे तो अभी भी माना यही जा रहा है कि मिले नहीं हैं। ये प्रोसेस अभी चल ही रहा है। हालांकि इसके बारे में आप ऑनलाइन जाकर जानकारी ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। बाकी फ्रॉड ऑफ इंडिया के सीरीज में ये कहानी, सुब्रत रॉय की कहानी, सहारा श्री सुब्रत रॉय की कहानी कैसी लगी आपको, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।